हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर फिर से हाजिर हैं आपकी जो अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम यूपी टेट के हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। हम आपको इस क्लास में पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इन सभी को आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो यूपी टेट में भी लगभग 99% संभावना है ये क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में भी छपे मिलेंगे आपको हूबहू। देखना, आपको बिल्कुल यही क्वेश्चंस का पेपर में छपे मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ किस वर्ग का व्यंजन है? जो थ है ये किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए ओष्ठ्य, बी तालव्य, सी दंत्य या डी ऊष्म। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि थ किस वर्ग का व्यंजन है। पहले आपको ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य तो बाद में पता लगेगा कौन से वर्ग का व्यंजन है। थ आपका तय वर्ग का है। अब आपका कै चटे तय पे 5 वर्ग होते हैं, उनमें से तय वर्ग का थ है। लेकिन जो तय वर्ग है, आपको तय वर्ग कौन से उससे बोला जाता है, कौन सा होता है? तय वर्ग आपका दंत्य होता है, दांत से बोला जाता है, दांतों की सहायता से बोला जाता है, जीभ दांतों से टकराती है बोलते में इन व्यंजनों को, तो ये दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। तो जो तय वर्ग है उसी के अंतर्गत थ आता है आपका थ, तो ये आपका दंत्य व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यानी कि जो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए कै, बी च, सी टे या डी य। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं पहले ये समझिए। स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25 हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से? देखिए, आपका जो वर्ग होते हैं ये कै, च, टे, ते और पै, ये आपके 5 वर्ग हो गए। इन पांचों में 5-5 व्यंजन होते हैं, तो आपके 5 पंजे 25, 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। ये जो अब इस वर्गों में कै च टे ते पे, इसमें कौन सा इनमें से नहीं है? देखिए, कै भी है, च भी है, टे भी है, लेकिन ये इनमें नहीं आता है, इनके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ये स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। ये आपका अंत्यस्थ व्यंजन होता है। ये आपका अंत्यस्थ व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि है। जो धातु उष्मा शब्द है ये, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि, बी गुण, सी दीर्घ या डी यण। तो देखिए, धातु उष्मा, धातु प्लस उष्मा आपका ये बनेगा ना, धातु प्लस उष्मा आपका बनेगा धातु उष्मा, है ना। आपका कहाँ यहाँ पर क्या आ रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा। जहां पर बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ जाए आपकी, वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है जी हमारी दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही होगा यहाँ पर, दीर्घ संधि। देखिए, संधि की ट्रिक आपको शब्दों से पहचानने की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। शॉर्ट मतलब छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो है। आप शॉर्ट वीडियो में मत चले जाइए, 5-7 मिनट की वीडियो है, वहां पर आप देख लीजिएगा। आपको संधि के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप देखते ही आप संधि का आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गौशाला में कौन सा समास है? अब जो गौशाला शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्री या डी द्विगु। तो देखिए, समास, जो गौशाला शब्द है, सामासिक शब्द बोलते हैं जिसका समास पूछा जाता है। तो जो सामासिक शब्द हमारे यहाँ पर गौशाला, अब गौशाला का समास विग्रह कीजिए पहले, क्या बनेगा? गौशाला यानी गाय के लिए शाला, है ना, गाय के लिए शाला। गौशाला मतलब गाय के लिए शाला है, हमने तोड़ा। अब गाय के लिए शाला, इसमें क्या है आपका? कारक चिन्ह के लिए। जहां पर भी आपके कारक चिन्ह या परसर्ग आ जाते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए, समास पहचानने की भी ट्रिक बना रखी है मैंने, एक वीडियो है, छोटी सी 10 मिनट की वीडियो है, वो भी आप जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा, आपको समास क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शीश का तत्सम रूप क्या है? जो शीश लिखा हुआ है ये शब्द, इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए शीशा, बी शीर्ष, सी सिरा या डी शीर्षक। तो साथियों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शीर्ष। जो यहाँ पर ये शीर्ष लिखा हुआ है, ये बिल्कुल तत्सम रूप हो जाएगा या शीश का, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा? जो कृष्ण है, इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए वंदनीय, बी शुक्ल, सी अर्जुन या डी काला। तो देखिए, कृष्ण का जो विलोम होगा, बोलते हैं ना, जैसे आपकी कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ऐसे होता है ना। कृष्ण अंधेरा और शुक्ल पक्ष में उजाला रहता है, चंद्रमा निकलता है, तो वहां पर आपका जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्ल। कृष्ण का
जो विलोम होगा वो होगा आपका शुक्ल। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर, बी विभाकर, सी दिनकर या डी दिनेश। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर बिल्कुल होता है, दिनकर भी होता है और दिनेश भी होता है, लेकिन आपका जो विभाकर होता है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ पर बी सही है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। यानी कि कोई कोई व्यक्ति है जिसको किसी भी बात के जानने की इच्छा होती है, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मुमुक्षु, बी सर्वज्ञ, सी सहिष्णु या डी जिज्ञासु। तो देखिए किसी बात को जानने की इच्छा उसको कहा जाता है आपका जिज्ञासु। जो जिज्ञासु होता है उसको बोलते हैं कि किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आनन का समानार्थी क्या होगा? जो आनन है शब्द ये, इसका समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए मुख, बी हाथ, सी आईना या डी आंख। तो देखिए आनन, आनन क्या कहते हैं? आनन कहते हैं मुख को, मुंह को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए होगा, ए आपका मुख। आनन आपका मुख का समानार्थी होगा, मुंह को बोलते हैं आनन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। आपका अमृत जो होता है उसका अर्थ कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए पीयूष, बी सुधा, सी गंगाजल या डी अम्य। तो देखिए अमृत शब्द जो पीयूष है ये भी अमृत का अर्थ देता है, सुधा ये भी अमृत का अर्थ देता है और अम्य भी अमृत का अर्थ देता है, लेकिन गंगाजल जो है ये अमृत का अर्थ थोड़ी देता है, ये अमृत थोड़ी होता है। गंगाजल तो एक जल के समान है, बोल देते हैं कि हाँ गंगा तेरा पानी अमृत की तरह है, लेकिन अमृत का अर्थ नहीं देता है गंगाजल। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरा जो होता है इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आंख किरकिराना या डी लज्जा दूर होना। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आंख खुलना। मुहावरे का अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना। बोलते हैं ना कि भाई उसकी उस घटना के बाद तो मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई मतलब मुझे सही ज्ञान हो गया कि हाँ ये ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए था, तो उसको ज्ञान हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़ या डी शेर। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी आए आपको जो वाक्य मतलब शब्द दिए होते हैं उनका आप वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लगेगा आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए लड़का, कि लड़का आ रहा है, किसका बोध हुआ आपका? पुल्लिंग का। हमसे पूछा है स्त्रीलिंग, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखिए पेड़, कि पेड़ वहां पर खड़ा है, यह पेड़ नीम का है, तो किसका बोध हुआ आपका? पुल्लिंग का। ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन डी में क्या है? शेर, कि शेर आ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, तो उसमें आपका क्या बोध हो रहा है? पुल्लिंग का। ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आप ऑप्शन जो बी है ये कुर्सी। अब कुर्सी को देखिए, यह कुर्सी प्लास्टिक की है, यह कुर्सी लकड़ी की है, हैं? तो आपका बोध किसका हुआ? स्त्रीलिंग का हुआ। हमारा यही आंसर होगा, हमसे पूछा भी स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी आपका कुर्सी जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आप वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लगेगा आपको ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? जो ये कौन सा शब्द है ऐसा इनमें से जिसका प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है? ऑप्शन ए लड़का, बी घोड़ा, सी दर्शन या डी नारी। अब देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दर्शन। जो दर्शन शब्द है इसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। आप वाक्य प्रयोग करके देखिए कि मैंने आज दर्शन किए, मैंने आज भगवान राम के दर्शन किए, ऐसा तो नहीं बोलते दर्शन किया, दर्शन किए, भाई तुमने दर्शन दे दिए। दर्शन आपका शब्द जो होता है केवल और केवल बहुवचन में ही होता है, ये एक वचन में होता ही नहीं है प्रयोग। ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है। अब देखिए लड़का है, लड़का आ रहा है, लड़का आ रहा है, लड़के का बहुवचन हो जाएगा लड़के, होता है इसका तो। घोड़ा, घोड़े का घोड़े बहुवचन होता है। नारी, नारी का नारियां बहुवचन होता है, बिल्कुल बनेगा। लेकिन दर्शन का दर्शन हो या दर्शन है थोड़ी होता है, दर्शन केवल दर्शन ही शब्द है, वो एक वचन में और मतलब कि बहुवचन में ही प्रयोग होता है हमेशा। ऑप्शन आपका सी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कारक के भेद होते हैं, यानी कारक जो होते हैं ये कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो देखिए कारक आपके होते हैं हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए कर्ता होता है एक, तो कर्ता ने आपकी विभक्ति होती है, कर्म को,
करण कारक, करण से इसकी विभक्ति है। संप्रदान, अपादान, एक अपादान भी होता है आपका, अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अधिकरण कारक होता है आपका, अधिकरण में पर एक होता है संबोधन कारक आपका, हे भो अरे बोल देते हैं जिसको आप, है ना। अब इसमें आपकी कारक चिन्ह भी होते हैं। कर्ता में ने आता है, कर्म को करण से आता है, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव या अलग होना आ जाता है, अधिकरण में पर आ जाता है, संबोधन में हे भो अरे आ जाता है। ये सभी आ जाते हैं ना, ये आपके कारक होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के होते हैं आपके 8 भेद। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी शब्द जो है इसमें विशेषण कौन सा होगा। ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक या डी सार्वनामिक। ऑप्शन ए देखिए, अब यहाँ पर संख्यावाचक, अब क्या यहाँ पर संख्या बता रहा है कि 2 साड़ी है या 3 साड़ी है, यहाँ पर बता रहा है हमको नीली साड़ी है, तो ये तो नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी परिमाणवाचक, कोई परिमाणवाचक की 1 साड़ी है, 2 साड़ी है, या 1 किलो साड़ी है, 2 किलो साड़ी है, या कोई परिमाणवाचक थोड़ी है। यहाँ पर ये भी नहीं है हमारा। सार्वनामिक ये भी नहीं है हमारा। यहाँ पर बोला है नीली साड़ी, साड़ी कैसी है, नीली। साड़ी का गुण बता रहा है, साड़ी का गुण है नीला, विशेषता है साड़ी की नीली है, तो ये गुणवाचक में आएगा, गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। बालक जो इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन ए संयुक्त, बी सहायक, सी अकर्मक या डी सकर्मक। तो देखिए बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वहां पर कर्म कर्म हो रहा है, कर्म की प्रधानता है यहाँ पर। ऑप्शन डी होगा सकर्मक, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। यानी आम खाया जाता है, इस वाक्य में आपको वाच्य बताना है। ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कृतवाच्य, सी क्रियावाच्य या डी कर्मवाच्य। अब देखिए आम खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है, कर्ता नहीं है इसमें, बस आम खाया जा रहा है, कर्म हो रहा है, कर्म की प्रधानता है यहाँ पर कि कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, आम खाया जा रहा है, यहाँ पर कर्म हो रहा है, तो ये आपका कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन डी कर्मवाच्य। देखिए जहां पर कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य, और कर्ता हो जहां पर कर्तवाच्य। ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये आपका कर्मवाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सीमा तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण बताना है। ऑप्शन ए तेज, बी है, सी सीमा या डी चलती। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वही क्रिया विशेषण बोला जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, चलना, चलती है, सीमा चलती है। अब जो चलना है, चलती है, क्रिया है, इसकी विशेषता को क्या है, विशेषता क्या बता रहा है, तेज, कि कैसे चल रही है, क्रिया कैसे हो रही है, तेज, भाई चलना कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है। सीमा तेज चलती है, तो तेज चलना की जो विशेषता है, क्रिया की विशेषता तेज है, तो तेज चलता है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तेज। ऑप्शन ए में हमारा तेज आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए ऐसे आसानी से आप पता लगा सकते हैं, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग होगा। जो संपूर्ण शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। ऑप्शन ए से, बी सम, सी सन या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संपूर्ण शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका सम। सम प्लस पूर्ण आपका संपूर्ण बनेगा। ये आपका हलंत है, देखिए मैं इसको कर देता हूं, सम। सम आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कड़वाहट शब्द में डैश डैश प्रत्यय, यानी कि कड़वाहट शब्द जो है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए हट, बी टे, सी आहट या डी आ है। तो देखिए कड़वाहट शब्द में आपका प्रत्यय बनेगा आहट, कड़वा प्लस आहट आपका मिलकर के बनेगा कड़वाहट। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।